भैया 23 चैप्टर है और सारे चैप्टर के आंसर याद करने में हमको बहुत दिक्कत आ रही है, अदर सब्जेक्ट भी हैं। तो एसएस के अंदर मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने जाने वाला हूँ। हर चैप्टर के अंदर से मैं आपको चैप्टर के वेटेज के हिसाब से कुछ ऐसी लाइन देने वाला हूँ जिसको आप लिखोगे तो आपको 110% मार्क्स। पहले चैप्टर का नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। बोर्ड आपको इस चैप्टर से 2 मार्क्स का सवाल पूछती है और 2 मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइन दे रहा हूं। India's rich culture and heritage, both natural and culture, show our way of life, art and tradition. इंडिया का जो कल्चर हेरिटेज है वो बहुत अमीर है। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर हेरिटेज में नेचुरल कल्चर हेरिटेज भी आता है और कल्चरल हेरिटेज भी आता है। ये सारी चीजों से हमारी जिंदगी कैसी है, हमारे देश के अंदर आर्ट कैसा है, हमारा ट्रेडिशन कैसा है, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। आगे वाली लाइन, it is our duty under Article 51A to preserve this heritage and protect nature for future generation. आर्टिकल 51 से ये पता चलता है हमको जो भी हमारा हेरिटेज है हमको उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। क्या याद रखना है? आर्टिकल 51A हम लोगों को बोल रहा है कि आपकी ड्यूटी है कि आप अपने देश के हेरिटेज को बचा कर रखो कि आने वाली जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर सके और इसका मजा ले सके। तो ये दोनों लाइन से आप आंसर स्टार्ट करना, उसके बाद आप अपने आप 4 लाइन ऐड कर देना। अगर आप 4 लाइन नहीं याद कर पा रहे हो, ये दोनों लाइन लिखोगे तो भी आपको आधा मार्क्स तो मिलेगा, मेरी गारंटी है। आगे हम लोग जा रहे हैं चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 का पूरा नाम देखते हैं, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट। इस चैप्टर से भी आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। स्टार्ट कैसे करोगे आंसर? इंडियाज आर्ट, म्यूजिक एंड डांस शो आवर रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। इंडिया के अंदर बहुत सारे टाइप के आर्ट है, म्यूजिक है और डांस है। ये सारी चीजों से जो हमारा कल्चर है वो क्या बनता है? अमीर बनता है। आगे देखते हैं, दे टीच गुड वैल्यू एंड हेल्प अस कीप आवर हेरिटेज अलाइव। ये सारी चीजों से जिंदगी जीने के लिए हमें अच्छी बात सीखने को मिलती है और हमारा कल्चर ये सारे आर्ट के वजह से ही जिंदा है। तो आप सेकंड चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर, ये 2 लाइन से स्टार्ट करोगे। आगे, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर, चैप्टर 3 से आपको 3 मार्क्स का सवाल पूछेगी बोर्ड। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लाइन बना के रखी हुई है। इंडियाज रिच कल्चर एंड हेरिटेज आर शोन थ्रू इट्स टेम्पल, केव्स एंड मॉन्यूमेंट। हमारे देश के अंदर हम जब भी टेम्पल्स, केव्स एंड मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं तो हमको इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश का जो कल्चर हेरिटेज है वो बहुत अमीर है। आगे देखते हैं, एशियंट पीपल वर स्किल्ड इन स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। पुराने जमाने में लोग इतने स्किलफुल थे कि वो बहुत सारे स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां बनाते थे, बहुत सारे बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट बनाते थे, साथ साथ में टाउन प्लानिंग यानी सोसाइटी भी बनाते थे। और सोसाइटी ऐसे आंडू पांडू नहीं, बहुत ही बेहतरीन सोसाइटीज बनाते थे हमारे प्राचीन भारत के लोग। आगे पढ़ते हैं, दिस आर्ट वर्क मेक इंडिया प्राउड एंड नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारे आर्ट की वजह से इंडिया का नाम बहुत ज्यादा हुआ है दुनिया के अंदर और हम इस बात पे प्राउड कर सकते हैं। तो चैप्टर 3 से ये 3 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आंसर यहां से ही शुरू करना है। चैप्टर 4, लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, हमारे देश के पढ़ाई लिखाई के बारे में बताना है। एंशिएंट इंडिया हैड ग्रेट आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लर्निंग सेंटर लाइक नालंदा एंड तक्षशिला। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को मालूम है कि हमने यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा है, तो मैंने पहली लाइन में उन्हीं का उठा के लिख दिया है कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े लर्निंग सेंटर्स थे जैसे कि नालंदा और तक्षशिला। आगे देखते हैं, वेदास, रामायण एंड महाभारत शो इंडियाज नॉलेज एंड वैल्यूज। हम लोगों को अगर प्राचीन भारत से कोई चीज सीखनी है तो हम लोग वेदास को पढ़ेंगे, हम लोग रामायण को, महाभारत को पढ़ेंगे, जहां से हमको नॉलेज और वैल्यू सीखने को मिलेगा। राइटर लाइक कालिदास, कबीर एंड आमिर खुसरो एनरिच इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर को आगे बढ़ाने में कालिदास जी का, कबीर जी का, आमिर खुसरो जी का काफी हाथ है। आगे देखते हैं, इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज मेड इट वर्ल्ड फेमस। हमारे कल्चर हेरिटेज ने हमारे देश को पूरी दुनिया में फेमस करके रखा हुआ है। तो चौथे चैप्टर के अंदर आप यहां से आंसर लिखना शुरू करोगे। चैप्टर 5, इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्राचीन जमाने के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। 4 मार्क्स का सवाल बोर्ड आपको यहां से पूछेगी। एशियंट इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस, मेडिसिन, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर।
कौन सी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर पुराने भारत में काम नहीं हुआ है, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, चाहे मैथ की फील्ड हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी की फील्ड हो, चाहे आर्किटेक्चर की फील्ड हो, ये सारी चीजों के ऊपर प्राचीन भारत में काम हुआ है। स्कॉलर्स लाइक आर्यभट्टा, चाणक्य, सुश्रुता एंड नागा अर्जुन गेव मैनी डिस्कवरीज टू द वर्ल्ड। मान लो कि ये जो सारे लोग हैं वो साइंटिस्ट हैं, पुराने जमाने के साइंटिस्ट हैं, हम इनको क्या बोल रहे हैं, स्कॉलर्स। आर्यभट्टा, चाणक्य जी, सुश्रुत जी और नागा अर्जुन जी ने बहुत सारी डिस्कवरीज इंडिया के अंदर की और पूरी दुनिया इन डिस्कवरीज का इस्तेमाल आज भी कर रहा है। इंडिया डेवलप जीरो, आयुर्वेदा, वास्तुशास्त्र, मेटलर्जी लॉन्ग बिफोर मॉडर्न टाइम। आज दुनिया को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे है, बट हमारे देश के अंदर जीरो की डिस्कवरी हुई, आयुर्वेदा में हम लोग बहुत आगे थे, वास्तुशास्त्र के अंदर हम लोग बहुत आगे थे और मेटलर्जी जैसे साइंस के अंदर भी हम लोग प्राचीन भारत में भी स्मार्ट थे। दिस आइडिया शोस इंडियाज इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक स्पिरिट सिंस एशियंट टाइम। हम लोग ये सारे काम को देख के ऐसा बोल सकते हैं कि पुराने समय से ही इंडिया के लोग काफी इंटेलिजेंट थे, क्रिएटिव थे और टेंशन मत लो, इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर के आईएमपी लाइंस दे रहा हूं, आपके 0 मार्क्स नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चैप्टर 6 प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। इस चैप्टर से 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी बोर्ड आपको। इंडिया केव, टेम्पल, मॉन्यूमेंट शो इट्स रिच आर्ट एंड कल्चर। इस चैप्टर के अंदर आप हेरिटेज के बारे में ही पढ़ोगे, तो उसी तरीके से मैंने लाइन बनाई है कि इंडिया के अंदर जो केव्स हैं, टेम्पल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इसकी वजह से हमारे देश का जो कल्चर है वो बहुत अमीर है। दे रिफ्लेक्ट इंडियाज ग्लोरी, हिस्ट्री एंड हेरिटेज। इसकी वजह से ये सारी चीजों को जब हम लोग देखते हैं ना, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, अजंता एलोरा की केव्स, तो हमको पता चलता है कि हमारे देश की हिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो काफी आसान तरीके से मैंने इस चैप्टर का 2 इंपॉर्टेंट लाइन बना दिया है। चैप्टर 7 प्रिजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज। अवर हेरिटेज कनेक्ट अस टू अवर पास्ट एंड शो अवर कल्चर एंड वैल्यूज। हम जब हमारे हेरिटेज को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि पास्ट में हम लोग क्या थे, क्या करते थे, और इससे क्या पता चलेगा कि हम लोगों को फ्यूचर में क्या वैल्यूज रखनी है अपने अंदर, अपने समाज के अंदर। ये सारी चीजें कहां से पता चलती है, हमारी हेरिटेज को जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं तब। इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास जितने भी हेरिटेज है उन्हें हमें बचाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को भी ये सारी चीजें देखने को मिले और इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। यहाँ पे 7 चैप्टर का भी आईएमपी लाइन दे दिया मैंने आपको। अब आता है चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्स। 3 मार्क्स का बोर्ड आपको सवाल पूछेगी। नेचुरल रिसोर्स लाइक सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल आर गिफ्ट ऑफ नेचर दैट सपोर्ट लाइफ। हमको नेचर से सॉइल मिला है, वाटर मिला है, एयर मिला है, मिनरल्स मिला है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी चलती है। We must use and conserve them wisely through method like reduce, reuse, recycle। हमारी जिंदगी इन्हीं रिसोर्स के ऊपर चल रही है, इसीलिए हमको उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल में लेना चाहिए। अब हमको उनको बचाना है, तो कैसे बचाएंगे? रिसोर्स का यूज रिड्यूस कर देंगे, हम रिसोर्स को रीयूज करेंगे, हम जितना हो सके रिसोर्स को रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे। प्रोटेक्टिंग रिसोर्स हेल्प मेंटेन बैलेंस इन नेचर एंड एंश्योर बेटर लाइफ। अगर हम लोग रिसोर्स को बचाते हैं तो रिसोर्स का बैलेंस नेचर के अंदर बना रहेगा और फ्यूचर जनरेशन भी इस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकेगी और इसका फायदा ले सकेगी। चैप्टर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। 2 मार्क्स का बोर्ड आपको सवाल पूछ रही है। फॉरेस्ट गिव्स अस फूड, ऑक्सीजन, होम्स फॉर एनिमल, कीपिंग नेचर बैलेंस। जंगल की वजह से हमको वुड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और बहुत सारे जंगली जानवरों का, बहुत सारे क्या, सारे जंगली जानवरों का घर है। आगे कीपिंग नेचर बैलेंस, और जंगल है, इसकी वजह से नेचर बैलेंस रहता है। डिफॉरेस्टेशन कॉज लॉस ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड रेनफॉल, सो वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर हम लोग जंगल को काटेंगे तो हमारी दुनिया से पेड़ खत्म हो जाएंगे, जंगली जानवर खत्म हो जाएंगे और बारिश भी कम होने लगेगी, वरना एक दिन हम लोगों के दुनिया में ना तो ट्री बचेगा, ना तो एनिमल बचेगा और ना तो ज्यादा बारिश होगी। वी कैन सेव देम थ्रू नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। हम लोग नेशनल पार्क बना देते हैं, हम लोग सेंचुरी बना देते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू करते हैं जिसकी वजह से हम लोग वाइल्ड लाइफ को बचा सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 इजी इंपॉर्टेंट लाइन दे दी, इनको लिखना। अगर आपको आंसर नहीं याद आ रहा है तो भी मैं बोलता हूं आपको 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। आगे चैप्टर 10 इंडियाज
एग्रीकल्चर। यहां से आपको बोर्ड 4 मार्क्स का सवाल पूछेगी। एग्रीकल्चर इन इंडिया मेन ऑक्यूपेशन गिविंग फूड जॉब रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर के ऊपर ही इंडिया टिका हुआ है। लोगों को काम करना है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। लोगों को खाना चाहिए, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल जाता है, कहां से जाता है? एग्रीकल्चर के अंदर से जाता है। मॉडर्न मेथड एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज क्रॉप प्रोटेक्शन। हम लोगों ने अब मॉडर्न मेथड मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया खेती के अंदर, और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी पॉलिसी लेके आए जिसकी वजह से क्रॉप का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। वी मस्ट यूज साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली फार्मिंग टू ग्रो मोर एंड सेव सॉइल। हम लोगों को साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करना चाहिए खेती करने के लिए, और इको फ्रेंडली इस तरीके से खेती करना है हमको ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रह सके। तो यहां पे मैंने आपको चैप्टर 10 के भी आईएमपी लाइन दे दिए। आगे हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 12 के ऊपर, इंडियाज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। 2 मार्क्स का बोर्ड आपको सवाल पूछेगी। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स आर बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा देश ले लो या दुनिया ले लो, मिनरल्स और उनसे निकलने एनर्जी एनर्जी, उसी के ऊपर इंडस्ट्री चलती है और उसी से हमारे देश की या दुनिया के देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। वी मस्ट यूज रिसाइकल एंड सेव देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम लोगों को मिनरल को आज इस्तेमाल में लेना है, उसको रिसाइकल करना है और उसको बचाना है ताकि फ्यूचर जनरेशन वाले भी इसका इस्तेमाल करके इसका बेनिफिट ले सके। आगे 13 चैप्टर में आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके अंदर से भी बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी। इंडस्ट्रीज टर्न रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट एंड गिव जॉब टू पीपल। फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल जाता है, फिर उससे फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे मान लो कि बेकरी के अंदर गया आटा, उससे बनेगा मैदा, उससे बनेगा बिस्किट, केक, ये सब। तो फैक्ट्री के अंदर गया क्या? रॉ मटेरियल। बाहर क्या निकला? फाइनल प्रोडक्ट। और जब फैक्ट्री के अंदर ये प्रोडक्ट बनेगा तो क्या लोगों को काम मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल जाता है, उससे प्रोडक्ट बनता है और लोगों को काम मिलता है। दे हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ बट शुड कंट्रोल पॉल्यूशन एंड सेव एनवायरमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से ही देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। इकोनॉमी को ग्रो करने के साथ हमको ये भी देखना है कि पॉल्यूशन ना फैले और एनवायरमेंट भी बचा रहे। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स के अंदर, चैप्टर 16 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 3 मार्क्स का बोर्ड आपको सवाल पूछेगी। एलपीजी रिफॉर्म 1991 ओपन द इंडियन इकोनॉमिक टू द वर्ल्ड बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल एंड प्रमोटिंग प्राइवेट बिजनेस। हमारे देश के अंदर पहले बिजनेस करने में रेस्ट्रिक्शन थे गवर्नमेंट के। 1991 में एक पॉलिसी आई जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कब आया था? 1991 में। गवर्नमेंट ने अब ऐसा बोला कि पूरी दुनिया हमारे देश के अंदर आकर बिजनेस कर सकती है और हमारे देश के अंदर जो प्राइवेट लोग हैं उनके ऊपर भी अब हम लोग इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे। प्राइवेट बिजनेस को हम फ्री कर रहे हैं, जाओ जाकर बिजनेस करो। कौन सी पॉलिसी से हुआ? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी। कब आई थी? 1991 में। दे इंक्रीज ट्रेड, जॉब एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो वाइडन रिच पुअर गैप। ये लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी आई जिसकी वजह से हमारे देश में जो ट्रेड है वो बढ़ गया, लोगों को ज्यादा काम मिलने लगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर देश से भी लोग आकर हमारे देश में बिजनेस करने लगे। ये सारी चीजें तो अच्छी हुई, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि रिच और पुअर का गैप बढ़ गया। गवर्नमेंट ये जो पॉलिसी लेके आई इसके अंदर फायदा फैक्ट्रियों के मालिक को हो रहा है, वर्कर्स को नहीं। तो फैक्ट्री के मालिक अमीर के अमीर रहते चले गए और जो गरीब था वो और गरीब होता गया, क्योंकि गवर्नमेंट उनको नहीं सपोर्ट कर रही थी। किसको सपोर्ट नहीं कर रही थी? गरीबों को। ये जो पॉलिसी आई किसके लिए आई थी? अमीरों के लिए। कौन छूट गया? गरीब लोग। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, जिसकी वजह से अमीर गरीब के बीच का गैप बढ़ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिकम की फॉर बैलेंस ग्रोथ। जितनी फैक्ट्री आप डालोगे उतना एनवायरमेंट को नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि इस फैक्ट्री के डालने के साथ साथ एनवायरमेंट को भी हम बचाएंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलेंगे। तो यहाँ पे 16 चैप्टर के भी आईएमपी लाइंस मिल गए आपको। चैप्टर 17 इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। 4 मार्क्स का आपको बोर्ड यहाँ से सवाल पूछेगी। पॉवर्टी मीन्स नॉट हैविंग इनफ मनी फॉर बेसिक नीड लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर। एक इंसान के पास खाना, कपड़ा और घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हम लोग उसकी कंडीशन को पॉवर्टी के अंदर गिनेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पीपल आर रेडी टू वर्क बट कैनॉट फाइंड जॉब। एक इंसान काम करने के लिए रेडी है फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, इस सिचुएशन को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के अंदर काउंट करते हैं।
लिटरेसी, ओवर पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इंडस्ट्रियल इंक्रीज पोवर्टी एंड जॉबलेस। देखो, जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्री अच्छे से नहीं बढ़ पा रही है, ये सारी चीजों की वजह से देश के अंदर लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो गरीब रह जा रहे हैं। एजुकेशन, स्किल एंड ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट स्कीम हेल्प रिड्यूस पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए लोगों को एजुकेशन दिया जा रहा है, स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है और गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेके आ रही है जिससे लोगों को काम मिल जाए और उनकी गरीबी दूर हो जाए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर के लिए रख लो। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 18 के अंदर, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। 3 मार्क्स का बोर्ड आपको सवाल पूछेगी। प्राइस राइज मींस कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किसी भी गुड्स एंड सर्विस का अगर लगातार दाम बढ़ता जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर इन्फ्लेशन आ गया है। सबसे अच्छा एग्जांपल प्राइस राइज या इन्फ्लेशन के लिए इंडिया में मान के चलो पेट्रोल का। हर साल हमारे देश में पेट्रोल का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, तो पेट्रोल को हम लोग इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डालेंगे। इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी एंड इफेक्ट द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल मोस्ट। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा सामान महंगा होता जाएगा और हम लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। मान लो कि मैं जब छोटा था तो मेरे को 1 रुपए की 4 पानी पूरी मिलती थी, आज आप लोगों को 4 पानी पूरी खानी है तो 10 रुपए देना पड़ेगा। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि मनी की वैल्यू नीचे गिर गई। तो जब भी प्राइस राइज होगा मनी की वैल्यू नीचे गिर जाएगी। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर ट्रेड एंड एंश्योर देयर राइट। कंज्यूमर अवेयरनेस जैसी चीज दुनिया में क्यों लाई गई? ताकि किसी भी तरीके का अनफेयर ट्रेड यानी अनफेयर व्यापार या तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है कंज्यूमर के ऊपर, तो उसको बचाना है और जो भी कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको याद दिलाना है। इसीलिए कंज्यूमर अवेयरनेस जैसी चीजें दुनिया में लाई गई। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 18 के भी आईएमपी आंसर्स दे दिए। अब हम लोग पढ़ने जाए चैप्टर 19। अब चैप्टर 19 के अंदर से ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग उसी की तरह तैयारी करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूविंग पीपल हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम फॉर बेटर लाइफ। एक इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को बढ़ाना होगा, इसको सही करना होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इन्हीं 3 चीजों के ऊपर फोकस करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस करता है? लाइफ को अच्छा बनाने के ऊपर। लाइफ कब अच्छी बनेगी? जब एक इंसान की हेल्थ अच्छी होगी, उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, वो अच्छा कमाएगा तब। जेंडर इक्वालिटी गिव्स इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू बोथ मैन एंड वुमेन। जेंडर इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि देश के अंदर मैन हो वुमेन हो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड गुड गवर्नेंस हेल्प इंक्रीज इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारे देश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर अच्छा करना है तो देश की गवर्नमेंट को एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना होगा। यहां पे भी मैंने आपको 3 आईएमपी लाइंस दे दिए। चैप्टर 20 सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। बोर्ड आपको 3 मार्क्स का सवाल पूछेगी। टेररिज्म, कम्युनलिज्म, नक्सलिज्म डिस्टर्ब पीस, यूनिटी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। हमारे देश के अंदर अगर टेररिज्म वाली एक्टिविटी हो रही है, कम्युनलिज्म वाली एक्टिविटी हो रही है या नक्सल वाली एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से देश का पीस, यूनिटी और डेवलपमेंट तीनों रुकेगा। The Constitution gives special right and reservation to weaker section, minorities and tribes. हमारे देश में जो भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो भी माइनॉरिटी लोग हैं, जो भी आदिवासी लोग हैं, सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल राइट और रिजर्वेशन देके रखा हुआ है ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। पीस, इक्वालिटी एंड एजुकेशन हेल्प बिल्ड अ सेफ एंड यूनाइटेड सोसाइटी। अगर समाज के अंदर पीस है, इक्वालिटी है और सबके पास एजुकेशन है तो वो देश का समाज सेफ है और वो देश का समाज एकजुट होकर रह रहा है। तो मैंने आपको 20 चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइन दे दिए। 21 का बाकी है, 22 का बाकी है, 23 का बाकी है। अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे तो मैं उन 3 चैप्टर का भी आंसर आपको दूंगा।